Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of equilibrium. As you know guys, in previous class we have completed the topic of torque. Now we are going to start this class with the topic of equilibrium. अच्छा बेटा equilibrium की बात करें तो equilibrium का जो word है निकला बेटा इक्वालिटी से. इक्वालिटी मीन्स किसकी इक्वालिटी? यहाँ पे फोर्सेस की इक्वालिटी की बात हो रही है. इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल. किस क्या चीज इक्वल है बेटा? क्या चीज यहाँ पे इक्वालिटी की किसकी बात हो रही है? मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो अगर उस ऑब्जेक्ट पे वो फोर्सेस इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, ठीक है, तो इसका मतलब वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जरा देख लीजिएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, मींस अगर आपने एक तरफ से फोर्स अप्लाई की 7 न्यूटन और दूसरी तरफ से 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, मतलब F2 यहाँ पर है 3 न्यूटन और F3 यहाँ पे 4 न्यूटन. सही है. तो आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट पे जो है वो 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. एक तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 7 न्यूटन, दूसरी तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन. तो दो अगर इनका सम कर लें, टोटल कर लें, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 7 न्यूटन. तो एक तरफ से 7 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 7 न्यूटन की फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है उस ऑब्जेक्ट पे. तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ से जहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है वो क्या है बेटा? सेम है, इक्वल है. तो इसका मतलब ये जो बॉडी है, ठीक है, कौन सी कंडीशन में है? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में. तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम मींस कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अगर अप्लाई हो रही है तो तमाम फोर्सेस का, मतलब जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तमाम फोर्सेस का सम या तो जीरो हो जाए या तमाम फोर्सेस जो हैं वो बराबर हो जाएं. तो इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन कहलाती है बेटा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है. अब फोर्सेस का सम जीरो होने की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इन सबका सम करना हो, टोटल करना हो, तो क्या करेंगे कि इन तमाम फोर्सेस को ऐड करा देंगे. ऐड कैसे कराएंगे? F1, F2 और F3 तीनों फोर्सेस को ऐड करा देंगे. अब अगर आपको एक्सिस की डायरेक्शन पता हो तो F1 जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग रही है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव, और F2 और F3 टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस लग रही है, इसका मतलब F2 और F3 ये दोनों नेगेटिव फोर्सेस हैं. जब इनको हम ऐड कराएंगे तो F1 आपके पास क्या है? 7, F2 आपके पास क्या बेटा? -3 और F3 आपके पास क्या बेटा? -4. तो 7 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इन सबको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 0. तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और अगर वो उनका सम जो है वो जीरो हो जाए तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है? इक्विलिब्रियम की. और सम जीरो कैसे होगा? जब तमाम फोर्सेस जो है वो यहाँ पे क्या होंगी? इक्वल होंगी. ठीक है. अब तमाम फोर्सेस इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि सारी फोर्सेस जो भी अप्लाई हो रही हैं वो इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. डिफरेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है, यहाँ पे अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में 7 न्यूटन तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे भी यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो 7 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है. फिर मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे तमाम जो है डायरेक्शन से जो भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, ठीक है, इसी तरह डाउनवर्ड, अपवर्ड, जो भी फोर्सेस हैं, अगर उन सब का सम जो है वो जीरो हो जाए, तमाम वो फोर्सेस इक्वल हो जाएं, तो हम वो कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है या इक्विलिब्रियम की स्टेट है. ठीक है. तो इक्वल जो है हो जाए तभी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और जब फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो उनका सम भी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के. ठीक है. तो अगर हम ये कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो उनका जो है वो उनकी नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए, उनका टोटल, उनका सम जो है अगर जीरो हो जाए तो बेटा वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है. ठीक है. तो आई होप ये आप लोगों को इक्विलिब्रियम जो है वो समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम क्या है. इक्विलिब्रियम मींस कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो जाएं, ठीक है, या फोर्सेस का सम जीरो हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम की. अब इक्विलिब्रियम की 2 स्टेट्स हैं, मतलब कि इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन है. या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ठीक है, कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे तमाम फोर्सेस जो हैं इधर से भी बराबर लग रही हैं, इधर से भी बराबर लग रही हैं. मतलब अगर मार्कर पे एक तरफ से 7 न्यूटन की, दूसरी तरफ से भी 7 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो मार्कर तो मूव नहीं करेगा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा. तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा
यह ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है, तब भी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जिसके अंदर बॉडी हर इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रही होती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, टाइम इंटरवल सेम होता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम, जो वेलोसिटी की कंडीशन है उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसके अंदर डिस्टेंस, टाइम, डायरेक्शन हर इंटरवल में बॉडी का सेम कवर हो रहा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक कार अगर मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो बेटा वो स्ट्रेट मूव ही करती रहेगी 10 मीटर पर सेकंड की जो है स्पीड से। तो इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बन जाएगी, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि भाई कार स्ट्रेट ही मूव करते जा रही है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती रहे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, कहीं ना कहीं जाके उसकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर हम एज्यूम कर लें कि अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती रहे कार, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसका मतलब क्या है कि अगर वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कंटिन्यूसली स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सबका सम जो है वहां पे जीरो है, जब भी तो कोई भी फोर्स उस पर इंपैक्ट नहीं लेके आ रही उसकी स्पीड पे, और उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली जो है वो यूनिफॉर्म है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट, मतलब वो कार जो है मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी या तो रेस्ट में हो या मूव कर रहे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, दोनों बेटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। तो यहां तक आके मेरे ख्याल में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो हैंड डाल दिएगा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की, और हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है बेटे। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, व्हेन द नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस, व्हेन द नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस, या सिंपल लिख लें, व्हेन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस acting on a body, when the net sum of all forces acting on a body becomes zero, when the net sum of all forces acting on a body becomes zero, when the net sum of all forces acting on a body becomes zero, we can say that it is an equilibrium. We can say that it is an equilibrium. और करके इसकी बेटा एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और करके इसकी एक और डेफिनेशन लिख लें इक्विलिब्रियम की। लिखना स्टार्ट करें, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, we can say that the body is in equilibrium. The body is in equilibrium. When a body is at rest or moving with uniform velocity, we can say that the body is in equilibrium. ठीक है बेटे। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और मूव कर रही है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, दोनों कंडीशन आ जाती हैं किसकी बेटा, इक्विलिब्रियम की। ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में, ठीक है बेटे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो यहाँ तक आके हमने इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। तो अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो कंडीशन जो है और स्टेट्स, दो टॉपिक अभी इक्विलिब्रियम की आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या है। तो दो कंडीशन होती हैं, एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम और एक सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटे हेडिंग डाल दिएगा कंडीशंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो बेटे हेडिंग डाल दिएगा, मेन हेडिंग कंडीशंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम। और दो कंडीशन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, एक फर्स्ट कंडीशन और एक सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिएगा कंडीशंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम के बाद फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की, ठीक है बेटे। कंडीशंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम के हेडिंग डालने के बाद हेडिंग डाल दिएगा सब हेडिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। पहले हम फर्स्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे, उसकी डायग्राम, उसकी स्टेटमेंट, फिर उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर इसी तरह उसके बाद हम सेकंड कंडीशन डिस्कस करेंगे, उसकी डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम में क्या बताते हैं, कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है F1,
एक फोर्स अप्लाई हो रही है F2, एक फोर्स अप्लाई हो रही है F3 और एक फोर्स अप्लाई हो रही है F4। ठीक है, कहते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो उन फोर्सेस का सम जो है वो अगर जीरो हो जाए तो वो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में भी तो ये पढ़ा था कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो उनका सम अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो वो आपके पास कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। लेकिन अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम में बोलते हैं कि भाई सिर्फ फोर्सेस का सम जीरो नहीं, अगर वेक्टर फोर्सेस का सम जीरो हो जाए, मतलब फोर्सेस के साथ साथ उनके कंपोनेंट्स का भी सम अगर जीरो हो जाए तो बेटा वो कंडीशन कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई फोर्सेस लग रही हैं, जैसा आपने देखा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें आपने देखा कि 4 फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, F1, F2, F3 और F4। ठीक है, तो अब ये जो फोर्सेस हैं इनके अगर हम कंपोनेंट्स बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आपने बात करनी है इनके वेक्टर फोर्सेस की, मतलब कंपोनेंट्स की, कि भाई फोर्सेस यहाँ पे जीरो नहीं, फोर्सेस के कंपोनेंट्स भी अगर जीरो हो जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशन कहलाती है फर्स्ट कंडीशन। और कंपोनेंट्स आप लोग को बनाने आते हैं, चैप्टर नंबर 5 में सीख के आए हैं। कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं कि भाई देख लीजिएगा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अलोंग एक्स और वाई एक्सिस जो है वो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, यहाँ पे भी बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स है F1, ठीक है, तो इसका x कंपोनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? F1x। ठीक है, इसी तरह एक फोर्स आपके पास है F2, तो इसका जो x कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? F2x। इसी तरह एक फोर्स आपके पास है F3, इसका जो x कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? F3x। इसी तरह आपके पास एक फोर्स है F4, इसका जो x कंपोनेंट बनेगा F4x बनेगा। ठीक है, जिस तरह से अब आपके पास एक वेक्टर f होता था, उसका जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना देते fx, उसका वर्टिकल कंपोनेंट बना देते fy, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपके पास फोर्सेस लग रही हैं, तो आपके पास 4 फोर्सेस थी, ठीक है, 4 फोर्सेस थी, F1, F2, F3 और F4। आपने जो है इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बना लिए। ठीक है, अब हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स देख लीजिएगा कि जैसे F1 है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा? F1y, सही है भाई। इसी तरह F2 है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा? F2y। इसी तरह F3 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा? F3y। इसी तरह F4 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? F4y। तो यहां पे आपने देखा कि यहाँ पे आपने फोर्सेस के कंपोनेंट्स बना लिए। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट बनाया उसको आपने F1x, F2x, F3x और F4x, और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो कंपोनेंट्स बनाए F1y, F2y, F3y और F4y। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई फोर्सेस की नहीं, हम यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर फोर्सेस की, मतलब यहाँ पे हम इनके कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि सिर्फ फोर्सेस का सम जीरो नहीं, अगर उनके कंपोनेंट्स का भी सम जीरो हो जाए, ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाती है बेटा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिर्फ इक्विलिब्रियम में क्या डिस्कस किया कि भाई फोर्सेस का सम जीरो हो जाए, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर फोर्सेस, मतलब फोर्सेस के साथ साथ उनके कंपोनेंट्स का भी सम बेटा अगर जीरो हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, आई होप ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई कि फोर्सेस के साथ साथ अगर कंपोनेंट्स, फोर्सेस के कंपोनेंट्स का भी सम जीरो हो जाए उसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। तो डायग्राम जल्दी से बनाए और हेडिंग डाल दिएगा बेटा स्टेटमेंट की। हम इसकी लिखेंगे पहले स्टेटमेंट, फिर इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे और यहाँ पे हम बताएंगे कि फोर्सेस के साथ साथ उनके कंपोनेंट्स के सम कैसे जीरो होगा। ठीक है बेटे, तो हेडिंग डाल दिएगा स्टेटमेंट की। ठीक है बेटे, और स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें, स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम SUM वाला सम है बेटे। ठीक है, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, व्हेन the vector sum of all forces acting on a body becomes zero, when the vector sum of all forces acting on a body becomes zero, we can say that it will satisfy first condition of an equilibrium. We can say that it will satisfy first condition of an equilibrium when the
vector sum of all forces acting on a body become 0, we can say that it will satisfy first condition. We can say that it will satisfy first condition of an equilibrium. First condition of an equilibrium. Full stop. यहाँ तक आके आपने लिखी इसकी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में यही बताया कि when the vector sum of all forces acting on a body become 0. अब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि वेक्टर सम किस तरह से 0 होंगी. चलते हैं, यहीं डाल दीजिएगा बेटा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की. अच्छा बेटा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में क्या लिखा कि भाई व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, कि भाई सम ऑफ ऑल फोर्सेस किसके बराबर है? 0 के. ठीक है, अब सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 के बराबर, ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में भी यही था. ठीक है, यहां पे हमने क्या पढ़ा कि व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, कि भाई सिर्फ फोर्सेस नहीं, तमाम कंपोनेंट्स का भी सम अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब सम ऑफ F0. सो नाउ वी कैन राइट एज सम ऑफ Fx, ये भी 0, एंड सम ऑफ Fy, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब सिर्फ सम ऑफ F नहीं, सम ऑफ Fx, तमाम Fx जो है, तमाम x एक्सिस के जो कंपोनेंट्स वो भी 0, तमाम y एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे बेटा? 0. अच्छा, ये जो साइन है, ये साइन बेटा आप देख सकते हैं, ये है सिग्मा, इसको समीशन कहते हैं. ठीक है, ये जो साइन है ये किसका साइन है बेटा? ये एक्चुअली आपको कुछ इस तरह से साइन ये मिलेगा, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा. ठीक है, सिग्मा कहते हैं, और ये समीशन के लिए मैथ्स में यूज़ होता है. ठीक है, एक मैथमेटिकल सिंबल है, इसको हम, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, इसको मतलब हम सिग्मा भी कह सकते हैं, और समीशन मतलब टोटल. समीशन मीन्स टोटल. ठीक है, मतलब सिग्मा एफ मतलब समीशन ऑफ एफ, तमाम फोर्सेस का सम. ठीक है, तो मतलब ये एफ से पहले साइन है, सिग्मा का साइन जो आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ, ये समीशन ऑफ एफ, तमाम फोर्सेस का सम, तमाम एफ की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनका सम जो है वो यहाँ पे क्या है? 0. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब तमाम एफ एक्स की वैल्यूज का सम, कि भाई F1x, F2x, F3x और F4x, इनके सम की बात हो रही है, तो आपने सिंबल में लिख दिया सम ऑफ एफ एक्स 0, तमाम एक्स एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं उनका सम 0. इसी तरह सिग्मा एफ आई, तमाम एफ वाई के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब एफ वाई की जो भी वैल्यूज हैं, उनका भी सम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, अच्छा बेटा, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि सम ऑफ F0, सम ऑफ Fx भी 0, सम ऑफ Fy भी 0. तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग सम ऑफ F अगर 0 है, तो मतलब सम ऑफ F का मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, कि भाई 4 फोर्सेज हैं, तो सबका सम यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? 0 के. सही है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा कि भाई सम ऑफ F0 था, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने देखा कितनी फोर्सेज हैं? F1, F2, F3 और F4, तो तमाम फोर्सेज का सम क्या हो गया? 0 के बराबर. इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि भाई अलोंग एक्स एक्सिस, कि भाई एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, और अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो बेटा जिस तरह से आपने लिखा है सम ऑफ एफ एक्स 0, तो सम ऑफ एफ एक्स 0 का मतलब तमाम एक्स एक्सिस के जो भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, F1x, F2x, F3x और F4x, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग इन ये चारों कंपोनेंट्स का सम भी यहाँ पे हो जाएगा 0. तो अलोंग एक्स एक्सिस सम ऑफ Fx मतलब F1x, F2x, F3x
F4x, इन सब का सम क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और अलोंग y एक्सिस की अगर हम बात करें तो y एक्सिस के जितने कंपोनेंट्स हैं F1y, F2y, F3y, F4y, इन सब का भी सम हो जाएगा 0, मतलब सम ऑफ Fy मीन्स F1y, F2y, F3y और F4y, इन सब का भी सम क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आके आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट कर ली फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की। आपने देखा कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम में तमाम फोर्सेस का सम सिर्फ 0 नहीं हो रहा, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सम जो है वो भी 0 होगा, ठीक है। ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। और डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने देख लिया 4 फोर्सेज हैं, उनके 4 कॉम्पोनेंट्स हैं, तो फोर्सेज का भी सम 0 के बराबर आपने यहाँ पे सपोज कर लिया, ठीक है। और तमाम एक्स कॉम्पोनेंट का भी सम जो है वो 0 करा दिया यहाँ पे, और तमाम वाई एक्सिस का भी जो सम है, ठीक है, वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी जो सम है वो भी यहाँ पे क्या हो गया 0। ये है आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम के बाद अब हम आते हैं बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जल्दी से इसको कर लें कॉपी, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम आएंगे सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम पे। तो सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की आप लोग हेडिंग डाल देगा, पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को कॉपी कर लें, फिर हेडिंग डाल देगा सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी बेटा। तो सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की डायग्राम डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम है क्या। अच्छा बेटा, सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम में बताते हैं कि अगर किसी बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, किसी बॉडी से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और एक से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जैसा आपने पढ़ा कि कपल ऑफ टॉर्क्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अगर आपके पास 2 फोर्सेज अप्लाई हो रही होती हैं, कपल ऑफ फोर्सेज अप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, तो उससे जो है वो 2 टॉर्क जो है प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसी तरह आपने इससे पहले जो है वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में आपने डिस्कस किया था कि आपके पास एक डायग्राम थी, एक जो है मोमेंट एपरेटस था, ठीक है, जिसके अंदर आपने 4 वेट जो हैंग किए हुए थे, उससे 4 टॉर्क जो है प्रोड्यूस हो रहे थे। तो बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम में बताते हैं कि अगर किसी भी बॉडीज में जो भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका सम अगर 0 हो जाए, जितने भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब का टोटल अगर 0 हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम में बताते हैं कि अगर फोर्सेस का सम 0 हो जाए, और बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम में बताते हैं अगर टॉर्क्स का सम अगर 0 हो जाए, मोमेंट्स का सम अगर 0 हो जाए, तो उस कंडीशन को हम सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। चलते हैं जरा इसकी डायग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो डायग्राम से आई होप आप लोगों को सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम सही से समझ में आ जाएगी। तो सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम देख लीजिएगा। इसमें हमने देखा कि आपके पास स्केल है, ठीक है, और एक पॉइंट पे वो सस्पेंडेड है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, अब ये कह सकते हैं कि एक स्केल है, एक रॉड है, जो एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे जो है वो क्या है सस्पेंडेड है, मतलब एक सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे इसको किया हुआ है सस्पेंड, और ये पॉइंट क्या कहलाता है बेटा इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिसको आपने यहाँ पे पीओएस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और 4 वेट्स यहाँ पे आपने हैंग किए हुए हैं W1, W2, W3 और W4। तो ये W1, W2, W3 और W4 जो है ये जो वेट्स हैं एज अ फोर्स यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे W1 से जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे उसको हम यहाँ पे F1, ठीक है, W2 से जो फोर्स लग रही है इस स्केल पे उसको हम यहाँ पे F2, W3 से जो फोर्स लग रही है स्केल पे उसको हम F3, और W4 से जो फोर्स लग रही है उसको हम F4 का नाम देंगे, ठीक है। और उससे ज़रा आप देखिएगा कि भाई यहाँ पे ये है आपके पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कि W1 पे जो फोर्स लग रही है यहाँ से लेके इस पॉइंट ऑफ फोर्स से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है बेटा D1। इसी तरह W2 और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपके पास क्या है D2। इसी तरह W3 और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपके पास क्या है D3। और W4 पे जो फोर्स लग रही है इस पॉइंट ऑफ फोर्स से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास क्या कहलाएगा बेटा D4, ठीक है। अच्छा बेटा, तो ये कंडीशन आप पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के अंदर। ये डायग्राम इसी तरह की आपने बनाई थी, ठीक है, दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे टॉर्क जो है हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे आप देखें तो W1 इस वेट से जिस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही होगी इस स्केल पे, ठीक है, वो क्या है फोर्स F1। तो F1 मीन्स W1, और D1 से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा यहाँ पे वो क्या होगा बेटा τ1, ठीक है। W2 और D2, क्योंकि टॉर्क का अगर फार्मूला आप याद करें तो टॉर्क का फार्मूला क्या है
टॉर्क बराबर है किसके, एफ इंटू डी के। टॉर्क किसके बराबर है, एफ इंटू डी के, मतलब फोर्स इंटू फोर्स आर्म। अब फोर्स जो है वो यहाँ पे जैसे W2 है, तो ये जो वेट है W2, ठीक है, ये एज अ फोर्स यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस वेट से यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स F2 और ये क्या है D2। तो F2 और D2 से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, उसको आप टॉर्क2 से रिप्रेजेंट करेंगे, टॉर्क2 का नाम देंगे, ठीक है। W3 और D3 से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको टॉर्क3, W4 और D4 से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको आप टॉर्क4 का नाम देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बताते ही हैं कि इन टॉर्क का सम अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो टॉर्क का सम अगर जीरो हो जाए तो वो कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाती है बेटा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉ1 और टॉ2 ये जो दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इनसे जो टॉर्क मतलब इनको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के अकॉर्डिंग टॉ1 और टॉ2 ये जो दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको हम कहेंगे ये काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क है, ठीक है। और टॉ3 और टॉ4 यहाँ से जो दो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इनकी डायरेक्शन ये होगी, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क। और टॉ1 और टॉ2 इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इसको हम कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और अगर इनका सम कर लें, टॉ1 टॉ2 टॉ3 टॉ4, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग टॉ1 टॉ2 टॉ3 टॉ4 तमाम टॉर्क का जो सम है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कि अगर स्केल पे आपने फोर वेट्स जो है वो यहाँ पे हैंग किए हुए हैं और स्केल अगर बैलेंस है, तो अगर स्केल क्या है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में बैलेंस है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क का सम यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डायग्राम जल्दी से इसकी कर लें कॉपी। डायग्राम कॉपी करने के बाद हाइन डाल देगा जल्दी से इसकी स्टेटमेंट की। तो हम इसकी स्टेटमेंट और उसके बाद इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट के हाइन डालें और स्टेटमेंट बेटा लिखना स्टार्ट करें। When the sum of all torques, when the sum SUM, when the sum of all torques acting on a body becomes zero, when the sum of all torques acting on a body becomes zero, when the sum of all torques acting on a body becomes zero, we can say that when the sum of all torques acting on a body becomes zero, we can say that it will satisfy second condition of an equilibrium. We can say that it will satisfy second condition of an equilibrium. We can say that it will satisfy second condition of an equilibrium. ठीक है बेटा, तो second condition of an equilibrium की आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख ली है। अब चलते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो हिंट डाल दिएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग डालने के बाद स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वी कुड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जिस तरह से यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने की, तो हैंड रेफरेंस दे देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या, कि आपने क्या लिखा है, द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मीन्स sigma tau equals to 0. Sum of all torques equals to 0. It means that we can write as, ठीक है, और अगर रेफरेंस देना चाहें तो दे देंगे भाई अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी कैन राइट एज, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी कैन राइट एज। डायग्राम में आप देखेंगे कितने टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, 4। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ टॉर्क मतलब टॉ1 टॉ2 टॉ3 टॉ4, इन सब का सम अगर 0 हो जाए
तो ये कहलाती है बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ तक आके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो गई सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की। आपने देखा कि अगर तमाम टॉर्क का सम जो है वो जीरो हो जाए तो ये कहलाती है सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। तो आज की क्लास में हमने क्या करा कि अब तक जो है वो कंडीशंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम बेटा डिस्कस की, और कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम में हमने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन जो है वो डिस्कस की है। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन में हमने पढ़ा कि तमाम फोर्सेस और उनकी कंपोनेंट्स का सम अगर जीरो हो जाए तो वो कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, और तमाम टॉर्क्स का सम अगर जीरो हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम का, और स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक छोटा सा टॉपिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, उसके बाद हम आएंगे क्या स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम का भी लास्ट टॉपिक है, तो हिंट डाल दिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है बेटे, अच्छा बेटा, तो आप लोगों ने हिंट डाल दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेंटर पॉइंट जिसपे उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट वेट एक्ट कर रहा होता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी क्या है कि वो फोर्स जो अर्थ की तरफ से ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अर्थ की तरफ, सरफेस की तरफ जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स क्या कहलाती है, ग्रेविटी। अब वो ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही होती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पे कहाँ अप्लाई होती है, ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेंटर पे अप्लाई होती है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और उस पॉइंट पे पूरे ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है। वेट और ग्रेविटी की बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया था, वेट और ग्रेविटी एक ही बात है कि मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, और उसको वो अर्थ को मतलब वो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो फोर्स क्या कहलाती है, ग्रेविटी। लेकिन अगर हम किसी भी स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि मार्कर पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, मार्कर पे जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, मार्कर पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, मार्कर का वेट है। ठीक है, मतलब अगर कोई डस्टर है, डस्टर पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है डस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, तो वो क्या है, वो डस्टर का वेट है। तो बेसिकली क्या है कि जो भी फोर्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रही है और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करिए, वो फोर्स कहलाती है ग्रेविटी। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ना कि भाई अगर ये रेड मार्कर पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है और अर्थ की तरफ से और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, वो इस रेड मार्कर का वेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कि भाई वो जो ग्रेविटी जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट पे कंप्लीट अप्लाई नहीं होती, ऑब्जेक्ट के सेंटर पे अप्लाई हो रही होती है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस पे कंप्लीट पूरे ऑब्जेक्ट का वेट कर रहा होता है एक्ट। मतलब अगर इस मार्कर का सेंटर पॉइंट पे जो है अगर मैं इस फिंगर को रख दूं तो ये मार्कर हो जाएगा बैलेंस। आपने देखा होगा कि फुटबॉलर जो हैं तो फिंगर पे जो फुटबॉल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, बैट को फिंगर पे जो है वो क्या करा हुआ होता है, बैलेंस किया हुआ होता है। तो कैसे कि भाई उन्होंने सेंटर पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट पे फिंगर रखी हुई है, जिसकी वजह से वो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो है बैलेंस। ठीक है, तो वो सेंटर पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसपे कंप्लीट पूरे ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस मार्कर का पूरा जो वेट है इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है, और इसके सेंटर पॉइंट में अगर मैं रख लूंगा फिंगर तो मार्कर हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, अगर सेंटर पॉइंट पे फिंगर नहीं होगी तो मार्कर बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेंटर पॉइंट जिस पे कंप्लीट पूरे ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पहले तो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ शेप्स डिस्कस कर लेंगे कि सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर पॉइंट कहाँ होता है। ठीक है, इसी तरह जो है रेक्टेंगल जो है या स्क्वायर जो है उसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो सेंटर पॉइंट कैसे कैलकुलेट हम करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो चलते हैं पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन की तरफ, उसके बाद उन शेप्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है लिख लीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। इट इज अ पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ अ बॉडी, इट इज अ पॉइंट at which the whole weight of a body is acting downward. It is a point at which the whole weight of a body is acting downward. It is a point at which the whole weight of a body is acting downward. ठीक है,
तो बेटा वो पॉइंट जिसमें पूरी बॉडी का वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है डाउनवर्ड, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको हम COG भी कह रहे होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सिंबल बना लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब COG। और कुछ शेप्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सर्कल जिस पॉइंट से सर्कल जो है वो फॉर्म हुआ होगा, मतलब सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, सर्कल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मतलब कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसका बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, या कोई सर्कुलर प्लेट है तो कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिस सेंटर से सर्कल जो है वो फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, जिस पॉइंट से सर्कल जो है वो फॉर्म हुआ है तो उस पॉइंट को हम बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे, ठीक है। तो कोई भी सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई भी सर्कल है तो जिस पॉइंट से सर्कल जो है वो क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है, उस पॉइंट को, सर्कल के सेंटर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं मीडियंस, यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं कि भाई ये जो आपके पास रेक्टेंगल है इसके 4 कॉर्नर्स हैं, तो ऑपोजिट कॉर्नर्स को अगर आप ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से तो ये कहलाता है डायगोनल, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई रेक्टेंगल है तो आपने जो है 2 डायगोनल्स जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करें, और डायगोनल्स जो आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब ये हुआ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स मतलब डायगोनल्स के आपस में इंटरसेक्ट करने से, ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट आपको मिल जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर किसी रेक्टेंगल में आपको फाइंड करनी हो तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स ड्रॉ करें, और डायगोनल्स ड्रॉ करने से आपको जो है वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब MCQ में आ सकता है कि रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे हम फाइंड करते हैं, वो हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा, डायगोनल्स को आपस में इंटरसेक्ट करा के इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल से हम रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर में भी कुछ यही काम करते हैं, डायगोनल्स को आपस में इंटरसेक्ट कराते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, इसमें क्या करेंगे हम, डायगोनल्स को आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे, तो इससे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ये क्या कहलाएगा बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर में भी डायगोनल्स को आपस में इंटरसेक्ट करा के हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो जिस तरह से आपने देखा कि वही रेक्टेंगल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है, डायगोनल्स को आपस में इंटरसेक्ट करा दिया। स्क्वायर में भी यही काम करना है, डायगोनल्स को आपस में इंटरसेक्ट कराएं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी। सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो देख लीजिएगा कैसे फाइंड करते हैं। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो ट्राइंगल के 3 जो है वो आपके पास कॉर्नर्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। आपने क्या करना है, हर कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, आपने जो है वो ड्रॉ करनी है सामने वाली उसकी साइड की तरफ। तो उससे आपको जो है मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियंस आप बेसिकली ड्रॉ कर रहे हैं। जब आप मीडियंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो मीडियंस के आपस में इंटरसेक्शन से, मीडियंस के आपस में इंटरसेक्ट करने से यहाँ पे ट्राइंगल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिल जाती है, ठीक है। ज़रा देख लीजिएगा,
आपने एक ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की कॉर्नर से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट कॉर्नर पे, यहाँ से इस कॉर्नर से ऑपोजिट साइड पे एक स्ट्रेट लाइन। तो आपने यहाँ पे क्या करा, ट्रायंगल में मीडियंस ड्रॉ करे, हर कॉर्नर से उसकी ऑपोजिट साइड तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी इस कॉर्नर से भी एक स्ट्रेट लाइन, इस कॉर्नर से भी एक स्ट्रेट लाइन। तो आपने देखा कि भाई जो आपने मीडियंस ड्रॉ करे, तो मीडियंस जैसे ही ड्रॉ हुए, तो ड्रॉ करने के बाद आपने देखा कि मीडियंस जो है वो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो जिस पॉइंट में मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब आपने देखा कि मीडियंस के आपस में इंटरसेक्शन से आपको ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो मीडियंस के आपस में इंटरसेक्ट करने से आपको ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ट्राइंगल का वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पर ट्राइंगल के पूरा कोई ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो उसका पूरा वेट जो है उसका जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, वो आपको कैसे मिलेगा, मीडियन को ड्रॉ करने से, मीडियन को इंटरसेक्ट कराने से आपको जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे देखा बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस कर लिया हमने, कि शेप्स भी डिस्कस कर लिया एमसीक्यूज़ के लिए, कि भाई अगर ट्राइंगल है तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन से, मीडियन को आपस में इंटरसेक्ट करा के जो है वो ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल्स को आपस में इंटरसेक्ट करा के उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जा रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के, और लास्ट टॉपिक है बेटा स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के हम स्टेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंट डाल दिएगा स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम की। अच्छा बेटा, स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम की बेटा 3 स्टेट्स हैं। नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड नंबर 3 एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटे। तो ये तीनों स्टेट्स हम पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इस स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमने पहले पढ़ लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ताकि आपको स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो फर्स्ट स्टेट नंबर 1, हिंट डाल देगा बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अच्छा, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, कि वो इक्विलिब्रियम जो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या रहता है बेटा, स्टेबल। और स्टेबल की कंडीशन क्या है, ज़रा देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक पॉइंट से सस्पेंडेड है। अब ये कह सकते हैं ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है, और ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो आपने देखा कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर में, लेकिन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, तो इस तरह की जो भी ऑब्जेक्ट होगा, इस तरह की जो भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन होगी, उसको हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, इस ये जो मैंने डायग्राम बनाई है कैसे, ज़रा देखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, जैसे मार्कर है, मार्कर का जो वेट होगा पूरा वो इसके सेंटर में एक्ट कर रहा होगा, और वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब मार्कर का जो सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो कंडीशन ये जो मैंने डायग्राम की बनाई कुछ इस तरह से कंडीशन बन जाएगी कि इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर है और नीचे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब
ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऐसे है कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स आप लगाते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करते हुए जाएगा, लेकिन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, फिर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेंडुलम। ठीक है, तो पेंडुलम ने देखा है कि क्या है कि मूव कर रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करते हुए जा रहा है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। इसकी कंडीशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करते हुए जा रहा है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, तो ये जो पेंडुलम की कंडीशन है ये बेस्ट एग्जाम्पल है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, जिसमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ऑब्जेक्ट के, और फोर्स अब लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी मूव करते हुए ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो इस तरह की कंडीशन को इक्विलिब्रियम की स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करते हुए जाएगा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल है फैन। ठीक है, ये जो हैंगिंग फ़ैन है, तो आपने देखा होगा ये जो फ़ैन हैंग हुए हुए होते हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है बिल्कुल ऊपर है, और इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में, जब इन पर अगर कोई फोर्स अप्लाई करें तो फ़ैन मूव करेगा वापस, लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो कौन सी कंडीशन है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो अब आप लोगों को आई होप स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये फर्स्ट स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझ में आ गई होगी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, कि वो इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करेगा, लेकिन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इस स्टेट को, इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम का हम नाम देते हैं। तो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में लिखना स्टार्ट करें, डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में लिखना स्टार्ट करें। इट इज़ a state of an equilibrium, it is a state of an equilibrium in which it is a state of an equilibrium, it is the state of an equilibrium in which point of suspension lies above the center of gravity. It is the state of an equilibrium in which point of suspension lies above the center of gravity. Point of suspension lies above the center of gravity. It is the state of an equilibrium in which point of suspension lies above the center of gravity. Full stop. It means that body can come back. It means that body can come back to its original position. Body can come back to its original position after removal of an unbalanced force. It means that body can come back to its original position. It means that body can come back to its original position after removal of an unbalanced force. After removal of an unbalanced force. ठीक है बेटे, फुल स्टॉप। तो इस स्टेट को आपने, इस स्टेट के बारे में आपने लिख लिया कि भाई वो स्टेट है जिसमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और इसमें अगर फोर्स लगाएं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो फोर्स रिमूव होने के बाद वापस ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। चलते हैं सेकंड स्टेट की तरफ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। तो हेडिंग डाल दिएगा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, हेडिंग डाल दिएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटे, तो सेकंड स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम विच इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, ज़रा देख लीजिएगा।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बताते हैं कि भाई देखें ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो सेंटर में ही है, लेकिन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है, अब आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे, ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है, तो इस स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर था, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है, ठीक है। अच्छा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाने से पहले यहाँ पे एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल लिख लें, फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल हमने दो डिस्कस की, एक पेंडुलम, ठीक है, और एक हैंगिंग फैन, ठीक है। तो लिख लीजिएगा पेंडुलम और हैंगिंग फैन, पेंडुलम और हैंगिंग फैन, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट जिसके अंदर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हो, उस स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, जैसे ट्री है, ठीक है, दरख्त, ठीक है, ट्री में जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो कहाँ है, बिल्कुल जो है, अगर एक ट्री है तो इसमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बिल्कुल आप देख सकते हैं नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में। मतलब अगर फॉर एग्जांपल फोर्स लगी ट्री पे, मतलब कोई फोर्स आपने लगाई, अप्लाई की ट्री पे, और ट्री गिर गया, मतलब दरख्त अगर नीचे गिर जाता है, ठीक है, मूव करते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाता है, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता। मतलब आपने देखा होगा कि अगर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हवा चलती है और कोई दरख्त जो है वो गिर जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्री है, ठीक है, और अगर ये जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली और दरख्त पे जो है वो फोर्स अप्लाई हुई, ठीक है, ट्री पे फोर्स अप्लाई हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है जिसकी वजह से दरख्त जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर गया, मूव कर जाएगा मतलब गिर जाएगा, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नीचे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो, ठीक है, और फोर्स अप्लाई करें, तो अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाएगी बॉडी, अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाएगा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता। इस वजह से इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसी तरह आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ठीक है, वो पोल जो कि सपोर्ट दे रहे होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को बाहर रोड्स पे, ठीक है, तो वो जो पोल है, ठीक है, वो भी जो है एग्जांपल है किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। मतलब फॉर एग्जांपल पोल जो है वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ हवा चलती है और जो है वो पोल गिर जाता है, ठीक है, मतलब उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में, फोर्स अप्लाई की किसने, हवा की तरफ से जो है विंड की तरफ से फोर्स अप्लाई हुई, ठीक है, और जैसे ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करेगा वो नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, तो अब जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर गया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो इस वजह से उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन या उस स्टेट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ठीक है बेटे। तो सेकंड स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं। डायग्राम आप लोगों ने बना ली होगी, चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। आई होप स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप लोग खुद लिख सकते हैं, तो अगर लिख लेंगे तो अच्छी बात है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, नहीं तो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में लिखना स्टार्ट करें बेटे कि इट इज़ द स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम, इट इज़ द स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम, इट इज़ द स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम इन विच पॉइंट ऑफ सस्पेंशन lies below the center of gravity, ठीक है, it is the state of an equilibrium in which point of suspension lies below the center of gravity, it is the state of an equilibrium in which point of suspension lies below the center of gravity, lies below the center of gravity, lies below the center of gravity, full stop. It means that body cannot come back, it means that body cannot come back to its original position, it means that body cannot come back to its original position after removal of an unbalanced force. Body cannot come back to its original position
after removal of an unbalanced force. It is the state of an equilibrium in which point of suspension lies below the center of gravity. It means that body cannot come back to its original position after removal of an unbalanced force. ठीक है बेटे, तो इसको हम नाम देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। चलते हैं लास्ट स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम विच इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एंड डाल दिएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि वो इक्विलिब्रियम जो कि न्यूट्रल, ना तो वो स्टेबल है, ठीक है, ना तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो ऐसी स्टेट जो कि ना तो स्टेबल है ना अनस्टेबल है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टेट, ठीक है बेटे। तो इसकी पहले हम बनाते हैं डायग्राम, फिर हम इसको करते हैं डिस्कस। देखें, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर में, लेकिन अगर उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ जाए, ठीक है, तो उस स्टेट को, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपने देखा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर एक पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, तो ये जो अब आपके पास स्टेट आ गई है, इस स्टेट को हम बेसिकली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट जिसके अंदर बेटा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ लाइज ऑन अ सेम पॉइंट, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे लाई कर रहे होंगे, तो बेटा उस स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है सीसॉ। सीसॉ में क्या होता है, ठीक है, अगर आपको आइडिया हो कि भाई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, लेकिन मूव करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, ठीक है, तो बॉडी स्टेबल भी है और अनस्टेबल भी है, ठीक है, बॉडी स्टेबल भी है और अनस्टेबल। जब स्टेबल और अनस्टेबल दोनों कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही हों, ठीक है, तो जो है उस स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ठीक है बेटे। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल नहीं लिखी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। क्योंकि पेपर में सवाल आ सकता है कि एक्सप्लेन, और आया हुआ भी है पेपर में कि एक्सप्लेन स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम को आपने क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, और उनकी एग्जाम्पल भी आपने एक एक लिखनी होगी, ठीक है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल में आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल कौन सी है, जैसे ट्री है, पोल है, ट्री, पोल, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटे। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या आता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की आप लोगों ने डायग्राम बना ली होगी, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की भी डेफिनेशन छोटी सी लिख लिएगा। इट इज़ द स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम, इट इज़ द स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम, इट इज़ द स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम in which point of suspension and center of gravity both lies on a same point. It is the state of an equilibrium. It is the state of an equilibrium in which point of suspension and center of gravity both lies on a same point. बोथ लाइज ऑन अ सेम पॉइंट, फुल स्टॉप, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके इक्विलिब्रियम का टॉपिक हो गया कंप्लीट। हमने स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्कस करनी। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया आज की क्लास में, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, कंडीशंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेट्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक आके हमने आज की क्लास में पूरा इक्विलिब्रियम का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया। तो बस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ तक आके चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम का आप लोगों का हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, इसके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।